नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगे। अपने अतीत को मिटाकर कभी प्रगति नहीं कर सकता है कोई देश, ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। कहा आजादी के बाद सत्ता में रहने वाले लोग पूजा स्थलों का महत्व नहीं समझ सके और उन्हें आती थी अपनी संस्कृति पर शर्म। पिछले 10 वर्षों में बदली स्थिति। पहले बड़े बड़े संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में होते थे। हम विकास की नीति पर कर रहे हैं काम। माँ कामाख्या दिव्य परियोजना समेत असम में किया है 11,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री साहब ने। एक बार आप लोग चलिए देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये असम है, दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं यहाँ के। बदलती दुनिया में अग्रिम पंक्ति में रहने वाला है भारत, मैक्रो साफ करें। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एमेनुअल मैक्रो ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में मैक्रो के हालिया भारत दौरे की झलकियां दिखाई गई। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस भारत में अधिक से अधिक निवेश करना चाहता है। भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बदलती दुनिया भारत में अग्रिम पंक्ति में रहने वाला देश है। मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, तो याद रखिएगा। और बढ़ेंगी पेटीएम की मुश्किलें, ईडी कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच। पेमेंट बैंक के लाइसेंस के से भी धोना पड़ सकता है हाथ। और 1,000 से अधिक खाते खोले खोले एक ही पैन पर, एक ही खाते से सैकड़ों को भुगतान किया गया है। 29 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सभी वित्तीय गतिविधियों पर रोक का आरबीआई ने निर्देश भी दिया है। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय करना और फिर आप देखते हैं कि उसे वैध बनाने की कोशिश करना, तो उसी की बात हो रही है। और ईडी, क्या ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? ईडी की 1 मई 1956 में हुई थी। 1 मई 1956, सॉरी, याद रखिएगा। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी और इसके फाउंडर कौन है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में, अगस्त में। और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। झारखंड में आज विश्वास मत पर होगा मतदान। झारखंड में आप देखिए चंपई सोरेन सरकार पर सोमवार को विश्वास मत पर मतदान होगा। सबसे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विश्वास मत में वोट करेंगे। ईडी कोर्ट ने उन्हें पहले ही इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। और देखेंगे अभी जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन का नाम आया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, तो उन्हीं की बात हो रही है। और झारखंड को देखना है तो ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ था, ये बिहार से अलग करके बना था राज्य। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। भारतीय दूतावास का कर्मी पाक के लिए जासूसी में गिरफ्तार हुआ है। मॉस्को में तैनात रहे सत्येंद्र पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा दर्ज हुआ है। सत्येंद्र को यूपी एटीएस ने मेरठ से पकड़ा है। 6 माह में से एजेंसियों की थी इस पर नजर। मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में सुरक्षा सहायक था आरोपित। आईएसआई के हैंडलर के रूप में कर रहा था ये काम। विदेश मंत्रालय जांच एजेंसियों के संपर्क में है, मामले पर की जा रही नजर। एसटीएफ की सक्रियता से कई जासूस गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए 19 दिसंबर 2018 को बीएसएफ जवान
अच्युतानंद मिश्रा की नोएडा से गिरफ्तारी हुई थी। 8 जनवरी 2021 को हापुड़ निवासी सेना के पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। 16 जुलाई 2023 को गोंडा में मोहम्मद रईस की गिरफ्तारी हुई थी। 23 जुलाई 2023 को मुंबई से अरमान अली उर्फ सैयद व सलमान सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई थी। 1 अगस्त 2023 को गोंडा निवासी मुकीम सिद्दीकी की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी। 17 अगस्त 2023 को कलीम गिरफ्तार हुआ था। वह पाकिस्तान की जेल से छूटने के बाद मेरठ से मैं पाक के लिए जासूसी कर रहा था। 26 सितंबर 2023 को लखनऊ से शैलेंद्र कुमार पकड़ा गया था। 21 नवंबर 2023 को लखनऊ निवासी बसीउल्लाह खां उल्लाह पकड़ा गया था और 26 नवंबर 2023 को लखनऊ से रियाउद्दीन व पंजाब की अमृतपाल गिल की गिरफ्तारी हुई थी। 3 दिसंबर 2023 को भारत नेपाल सीमा पर रुफई डीहा से चीन के लिए जिन मेई की गिरफ्तारी हुई थी। आप सोचिए कि रह रहे भारत में, भारत के होकर आप देखिए दूसरे देश के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की दक्षिण दिशा में बनेगा सप्त मंडप। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने रविवार को बताया कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की दक्षिण दिशा में सप्त ऋषियों वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, यमग्नि, गौतम के लिए सप्त मंडप का निर्णय होगा। ये आप देखिए, स्नातक के साथ छात्र 16 क्षेत्रों में कर सकेंगे शोध और इंटर्नशिप। विश्वविद्यालय में शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर ही शोध और इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यूजीसी ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की। इसके तहत फिलहाल एआई, आईटी व पर्यटन सेक्टर सहित 16 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। एक और आपको मालूम बता दें कि जो नई शिक्षा नीति आई हुई है ना, ये बड़ी अच्छी है, आप देखेंगे, और इसी को लागू करने की बात भी हो रही है। और जो भी आप देखते थे कि लोग पीएचडी किए होते थे और वर्ग 4 का पेपर दे रहे होते थे, ग्रेड 4 का, तो अब वो उससे अच्छी स्थिति सुधरेगी। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूँ। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड में यूजीसी ड्राफ्ट पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। मंगलवार को पेश किया जाएगा विधेयक। कैबिनेट को दी गई संहिता के ड्राफ्ट में शामिल संस्तुतियों की विस्तृत जानकारी देने की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। पास होने दीजिए, कानून बनने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। सबके लिए समान कानून की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के नए कानून के दायरे में भी राज्य भी आएंगे। संसद में कार्मिक मंत्रालय आज पेश कर सकता है विधेयक। गड़बड़ी करने वालों को हो सकेगी 10 वर्ष की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना। जेई, नीट, सीईओ, ईटी जैसी सभी परीक्षाओं में होगा प्रभावी यह कानून। अभी आप देखते हैं ना कि आप लोग पेपर दे के बाहर निकलते हैं, घर नहीं पहुंच पाते, आपको मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया। तो उसी को रोकने के लिए पेपर में धांधली हो गई, उसी को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अविवाहित किराएदारों से फ्लैट खाली कराने पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। द्वारका स्थित एक सोसाइटी के प्रबंधन पर अविवाहितों को फ्लैट खाली करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। देखिए, तुरंत वो कोर्ट में भी चले जाते हैं लोग। ये समग्र स्वास्थ्य आंदोलन को सीमा पार भी समर्थन है, डॉक्टर महेंद्र भाई कह रहे हैं। आयुष मंत्रालय व जागरण समूह के तत्वाधान में आयोजित आरोग्य मेले का समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आयुर्वेद के बारे में जागरूकता के लिए दैनिक जागरण समूह का जताया आभार भी। अच्छी बात है। आदिशिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा को सैद्धांतिक सहमति। नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक आप देखिए 200 एकड़ में बनेगा आश्रम, योग व ध्यान केंद्र। यमुना प्राधिकरण ने नवंबर में नागर विमानन मंत्रालय को भेजा था इसका पत्र। कानून पालन के लिए भौगोलिक सीमा बाधा नहीं होनी चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब। कहा 3 नए कानूनों के अमल के बाद सबसे आधुनिक होगी भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह की अध्यक्षता। ये आप देखिए जो 3 नए कानून है ना, भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून, तो उसी की बातें कर रहे हैं। असम और पूर्वोत्तर का
दक्षिण एशिया के बराबर विकास चाहते हैं युवा, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अंतरिम बजट आज संसद में पेश होगा। कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2019 में 370-35 से हटाकर आपने देखा है कि 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है आपके। और लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा होगी, अभी तक चुनाव तो नहीं हुए, देखते हैं क्या होता है। ई लर्निंग अल्पकालिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगा जेएनयू। 455 करोड़ रुपए का HEFA ऋण मिला जेएनयू को। बुनियादी ढांचा बनाने को होगा इस्तेमाल। 6 से 8 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषाओं पर वीडियो रिकॉर्डिंग कक्षा बनाने की योजना। लाइव भी सुन सकेंगे छात्र, अच्छी पहल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी ड्रोन दीदी योजना। IIT मंडी दे रहा है महिलाओं को प्रशिक्षण, कृषि में उपयोगी साबित होगी यह योजना। ये महाराष्ट्र में MSME डिफेंस एक्सपो में 1200 कंपनियां होंगी शामिल। ये आप देखेंगे कि मध्यम और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुणे में 17 से 19 फरवरी तक पहला महाराष्ट्र डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा। हरियाणवी युवाओं के कोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करेंगे पैरवी। 6 फरवरी को सुनवाई संभव। सरकार ने की है हाईकोर्ट की आपत्ति का जवाब देने की तैयारी। ये आप देखें कि नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को राज्य के उद्योगों की नौकरियों में 75% आरक्षण देने की कानूनों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई ना, उसी को लेकर बातें हो रही है। 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कई राज्यों में हो रहा है, बाद में अदालत उसे रद्द भी कर देती है, फिर वो किसी भी तरह से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर कोई आप देखते हैं अदालत में चला जाता है। आरक्षण बड़ा विवादित मुद्दा है, इस पर एक बड़ा न्यूट्रल होकर आप सोचा करिएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये राजनीति की खबरें हैं, और चाहे विधानसभा के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हों चुनाव, ये सब कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी तो मनाते हैं। तो राजनीति की खबरें हो रही हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये भी आप जान रहे हैं। राजनीति की खबरों को तो आप लोग क्या किया करिएगा, मजे ले लिया करिएगा, कॉमेडी की तरह लिया करिएगा, क्योंकि आजकल राजनेता हमारे जिस तरह से आप देखिए बयानबाजी करते हैं ना, उसका कोई मतलब भी नहीं रहता है। मुफ्त सुविधाएं देने के लिए राज्य कर रहे हैं संसाधनों का दुरुपयोग। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक की स्थिति को बताया खतरनाक। अब देखिए फ्री की रावड़ी की बातें हो रही ना, रेवड़ी की बातें, कि हमारी सरकार आई ये तो देंगे, हमारी सरकार आई ये दोगे, और आगे चलकर वो अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बन जाता है। बाल मन के भाव में सजे राम, अभिनय में उभरा अवध धाम। 1000 विद्यार्थियों ने रामायण पर आधारित नृत्य नाट्य जय श्री राम का किया मंचन, अच्छी बात है। सैर सपाटा नहीं, सैर सलीका से होगा पर्यटन विकास। सैर सपाटा ने बिगाड़ा उत्तराखंड में पर्यटन का स्वरूप। अध्यात्म की अनुभूति कराने वाले गंगा तट गोवा बीच के नाम से हो रहे हैं प्रचलित। और यह सैर सलीका भ्रमण स्थलों की स्वच्छता का विशेष ध्यान, यातायात नियम और पार्किंग का विशेष ध्यान, स्थानीय लोक कला व संस्कृति का सम्मान। जिन स्वच्छ सुंदर स्थलों पर समय बिताते हैं, दूसरों के लिए उन्हें स्वच्छ सुंदर
स्वच्छ सुंदर ही छोड़े, जल संरक्षण में अमूल्य योगदान दें, ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता और संरक्षण में भागीदारी, स्थानीय उत्पाद खरीदें और भ्रमण की सुखद स्मृतियों का प्रचार प्रसार करें। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है, ये भी याद रखिएगा। विकसित भारत की ओर 142वें स्थान पर भारत प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से दुनिया के 197 देशों में विश्व बैंक के अनुसार, और भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना $24 है। आप सोचिए कि 197 देशों में 142वें स्थान पर है हम लोग। कोई अच्छी स्थिति आप लोग नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान उपलब्ध कराता है विश्व बैंक। $76,000 है अमेरिका की सालाना प्रति व्यक्ति आय। चीन की प्रति व्यक्ति आय आप देखें $12,700 है। 132वीं संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग विश्व के 197 देशों में। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। हर गरीब या विकासशील देश विकसित बनना चाहता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि विकसित देश कैसे होते हैं। विकसित देश बनने के लिए किन मानकों का पर खरा उतरना पड़ता है। मोटे तौर पर विकसित देश बनने के लिए जरूरी है कि देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो और उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हों, और नागरिकों का की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक हो। इसके साथ देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति प्रति व्यक्ति आय भी विकसित देशों के लिए एक पैमाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के माध्यम से विकसित भारत को लेकर एक रूपरेखा देश के सामने रखी है। मोदी सरकार ने 10 वर्ष में कार्यकाल में वित्तीय समावेशन, बुनियादी जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर देश को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से विकसित भारत की ओर एक बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। हालांकि आप देखिए इस राह में अभी कई चुनौतियां भी हैं। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मानव विकास के तमाम संकेतकों में हम काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि अंतरिम बजट क्या विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। टिकाऊ विकास के लिए जनसंख्या में स्थिरता जरूरी है। तेजी से बढ़ रही आबादी एक चुनौती भी है। ये देश के टिकाऊ विकास पर असर डाल सकती है। विशेष अधिकार प्राप्त समिति तेज जनसंख्या वृद्धि के असर पर विचार के साथ जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए रणनीति बना सकती है और इससे विकसित भारत के एजेंडे पर काम करने में मदद मिल सकती है। तो उसी की बातें हो रही है। और युवा और लोकतंत्र है ताकत। देश की आबादी में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। ये आर्थिक विकास के मोर्चे पर भारत को एक बड़ी बढ़त दे रहा है। ऐसे में युवा आबादी और जीवंत लोकतंत्र विकसित भारत के लिए एक मंच मुहैया कराते हैं। इनके दम पर भारत अगले 25 वर्षों में खुद को एक विकसित देश बना सकता है। ये विकसित देश के लिए क्या है पैमाने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। भारत अभी दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित देश कैसा होता है आइए इसे समझते हैं। विकसित देश के लिए परिपक्व अर्थव्यवस्था जरूरी है। एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था आमतौर पर परिपक्व एवं परिष्कृत होती है। हो सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में बहुत तेज गति से ना बढ़ रही हो, लेकिन बीते दौर में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जरूर काफ़ी अधिक रही होगी। विकसित देशों में उन्नत तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत औद्योगिक ढांचा और सेवा क्षेत्र होता है। उनके नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होती है। किसी देश को विकसित कैसे माना जाता है? तो कोई देश विकसित है या नहीं, यह तय करने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाता है। जैसे आर्थिक कारक है, इसमें प्रति व्यक्ति आय होगी, औद्योगिकरण का स्तर होगा, नागरिकों के रहन सहन का स्तर, तकनीकी इंफ्रा शामिल है। गैर आर्थिक कारकों में आप देखिए मानव विकास सूचकांक शामिल है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता जैसे कई मानक शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक तो संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक देशों की 3 मानकों पर रैंकिंग करता है। ये 3 मानक हैं साक्षरता दर, शिक्षा तक पहुंच और स्वास्थ्य सुविधाएं। सभी देशों को इन 3 मानकों के आधार पर 0 से 1 के बीच अंक दिए जाते हैं। 0.8 से अधिक HDI स्कोर वाले देशों को आमतौर पर विकसित देश माना जाता है। वर्तमान में भारत का HDI स्कोर
633 है। भारत की रैंकिंग 192 देशों में 132वें स्थान पर है, बुरी स्थिति में है अभी तो। प्रति व्यक्ति आय, तो एक अर्थव्यवस्था में विकास का स्तर तय करने के लिए प्रमुख मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। और प्रति व्यक्ति आय आमतौर पर देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कुल आबादी से भाग करके निकाली जाती है। यह मोटे तौर पर बताती है कि एक देश के नागरिक की सालाना आय कितनी है। कुछ अर्थशास्त्री विकसित देशों के लिए 12,000 से लेकर 15,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय काफी मानते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय 25,000 डॉलर या फिर आप देखिए 30,000 डॉलर से अधिक होनी चाहिए। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 2,400 डॉलर है। यह अमेरिका औसत चीन की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 76,400 डॉलर और 12,700 डॉलर है। रहन सहन का स्तर और दूसरे पैमाने, तो जिन देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित देश की श्रेणी में रखना मुश्किल है, उनके लिए अर्थशास्त्री जीवन स्तर को पैमाना मानते हैं। ज़्यादातर विकसित देश में आप देखिए 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर 10 से कम मौतें होती हैं। इसके अलावा इन देशों में जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक है। ऐसा एक उदाहरण कतर है। कतर की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में काफ़ी अधिक 88,000 डॉलर है, लेकिन आय में अत्यधिक असमानता और शिक्षा के मौके कम होने के कारण इसे विकसित देशों में नहीं गिना जाता है। तेज आर्थिक विकास से पूरा होगा सपना। भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए आप देखेंगे अगले 20 वर्षों में आर्थिक विकास की दर 8 से 9% रखनी होगी। डिलाइट दक्षिण एशिया के सीईओ रोमल सेट्टी का कहना है कि भारत में क्षमता है कि वह आर्थिक विकास की इस दर को हासिल कर सकता है, और उन्होंने कहा कि 2047 तक हम एक विकसित देश होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा समावेशी होगी इसमें। चलिए उसी की बात हो रही है। जो संपादकीय पार्ट हैं उन्हें हम लोग अलग क्लास में डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि कभी भी आप लोगों को एडिटोरियल्स की ज़रूरत पड़ जाएगी तो अलग ही आपकी प्लेलिस्ट सूची बन जाएगी संपादकीय पार्ट की, तो अलग से डिस्कस किया करेंगे। और जो पहली सुबह आपकी क्लास आएगी उसमें केवल न्यूज को हम लोग डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। कोई और सुझाव हो आप लोगों का तो आप लोग बता सकते हैं। तो पेटीएम बैंक के बारे में आपको बताया था, फिर से सुन लीजिए। पेटीएम पेमेंट बैंक एक डिजिटल बैंक है और यह 197 कम्युनिकेशंस का एसोसिएट है। 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम नाम से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का संचालन करता है। विजय शेखर शर्मा 197 कम्युनिकेशंस के संस्थापक हैं। पीपीबीएल में 197 कम्युनिकेशंस की 49% और विजय शेखर शर्मा की 51% हिस्सेदारी है। पीपीबीएल ने एक बैंक के तौर पर 23 मई 2017 को अपना संचालन शुरू किया था, और पीपीबीएल डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है, और इसमें बचत खाता, चालू खाता, भागीदारी बैंकों के साथ मिलकर आप देखते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा यह वॉलेट, यूपीआई, फास्टैग जैसी अन्य सेवाएं भी देता है। पीपीएल के तहत आप देखिए काम करने वाली पेटीएम वॉलेट डिजिटल पेमेंट्स सेगमेंट शीर्ष पर है। आरबीआई के डाटा के अनुसार पेटीएम वॉलेट उपयोगकर्ता ने दिसंबर 2023 में 24 आप देखते हैं कि 72 करोड़ के लेन देन के जरिए 8,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं की खरीदारी की है। और उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, तो आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद पीपीएल को फिर किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने के से रोक लगाई है, लेकिन ग्राहक बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में जमा पूरी राशि को बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर पाएंगे। पेटीएम वॉलेट ग्राहक अपने वॉलेट में मौजूद जमा खाते होने तक 29 फरवरी तक के बाद लेन देन कर सकेंगे। इस तारीख के बाद पेमेंट वॉलेट में कोई भी राशि जमा नहीं हो सकेगी। यह नियम पीपीवीएल के खातों और पेटीएम वॉलेट से जुड़े फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर लागू होता है। चलिए अच्छी बात है। उपभोक्ताओं के पास क्या विकल्प है, इस समय 20 से ज़्यादा बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान वॉलेट की सेवा उपलब्ध करा रही हैं। इसमें आप देखिए मोबीक्विक हो गया, फ़ोनपे हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीसी बैंक हो गया, अमेजॉन पे प्रमुख है। इसी तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आप देखिए 37 बैंक फास्टैग की सुविधा दे रहे हैं। उपभोक्ता अपने फास्टैग या डीटीएच को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या गूगल पे, फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के से रिचार्ज कर सकते हैं। डिजिटल पानी समेत अन्य प्रकार के बिल भी इन तरीकों से जमा कर सकते हैं। आरबीआई ने क्यों कार्रवाई की है, आरबीआई पीपीवीएल के सामने लगातार विभिन्न मुद्दे उठा रहा था। सूत्रों के अनुसार तो मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताओं और पेटीएम वॉलेट व इसके बैंक के बीच सैकड़ों करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण आरबीआई की यह कार्रवाई करनी पड़ी। और सूत्रों की माने तो
पीपीबीएल में लाखों खाते बिना की ई-केवाईसी अपने ग्राहकों को जाने नियमों का खोले नियमों का पालन खोले गए हैं। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तय सीमा से अधिक है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग की चिंता बढ़ी है। कैट की व्यापारियों से दूसरे पेमेंट ऐप अपनाने की सलाह भी दी गई है। चलिए, जनवरी में स्टार्टअप से आप देखिए 73.27 करोड़ डॉलर जुटाए, और कॉरपोरेट के लिए मौजूदा कर प्रणाली काफ़ी उचित है। अगले सत्र में पेश किया जाएगा NFIR बिल। ये आप देखते हैं कि नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की स्थापना के लिए बिल लगभग तैयार है, उसी को लेकर। इसका उद्देश्य आप देखिए क्रेडिट संबंधी जानकारी के लिए एक सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, और इससे कर्ज देने वाली संस्थाओं को सही जानकारी दी जा सकेगी। वेतन वृद्धि से SBI पर आप देखिए 26,000 करोड़ का बोझ है। मौजूदा डाटा से ही चुने जाएंगे सूर्योदय योजना के लाभार्थी। 300 यूनिट मासिक खपत वालों को मुफ्त दिया जा सकता है उपकरण। सौर ऊर्जा की मौजूदा योजना से पूरी तरह अलग होगी नई योजना। मौजूदा योजना में 20 से 40% तक सब्सिडी देती है सरकार। 18,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह की सोलर प्लेटें छत पर लगाई जाएंगी ना, उसी की बात हो रही है। ब्रांड गार्जियनशिप में मुकेश अंबानी ने सत्या नरेला को पीछे छोड़ा। जनवरी में 6 वर्ष के उच्च स्तर पर रहा डेट में FPI निवेश। 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया गया विदेशी निवेशकों ने पिछले महीने। शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों का पूंजीकरण 2.90 लाख करोड़ बढ़ा। 1.20 करोड़ का निवेश करेगी सरकारी तेल व गैस कंपनियां। ये आप देखिए त्रियुगी नारायण और ओंकारेश्वर मंदिर बनेंगे वेडिंग डेस्टिनेशन। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तैयार की शांति कुंज की तर्क पर वैवाहिक नियमावली। अच्छी बात है। क्वाड की ड्राइविंग सीट पर है भारत, एरिक कह रहे हैं, एरिक गारसेटी। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, वही कह रहे हैं। देखिए, इसमें आप देखिए क्वाड में भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, और इनके बीच आर्थिक राजनीतिक सैन्य संबंधों को गहरा करने के लिए बना समूह है ये आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए काफ़ी संघर्ष चल रहा है। अमेरिका ब्रिटेन का हाउती के 36 ठिकानों पर हमला हुआ है। ये लाल सागर में आप देखते हैं कि ओमान की खाड़ी में काफ़ी हमले भी कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें भारत है, यहाँ आप लोगों को लाल सागर देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये अदन की खाड़ी है, तो यही हमले कर रहे हैं हाउती विद्रोही। UAE में बनकर तैयार हो रहा है पहला हिंदू मंदिर। गर्मी प्रतिरोधी नैनो टाइल्स और भारी ग्लास पैनलों का उपयोग। राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने तराशे हैं पत्थर। बाइडेन ने जीता साउथ कैरोलिना में डेमोक्रेटिक का प्राथमिक चुनाव। ये उम्मीदवार बनने के लिए बाइडेन की पहली आधिकारिक जीत है। और अमेरिका में 5 नवंबर को होना है राष्ट्रपति चुनाव, और यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। सही लहजे में बोलने के लिए अतिरिक्त ड्रामा क्लास जाता था, ऋषि सुनक कह रहे हैं। ये आप देखिए पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान है, इनके बुरे दिन चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इमरान खान को जेल पर जेल हो रही है, उनकी बीवी को भी। पाकिस्तानी अदालतें चुनावी मामले सतर्कता से निपटाएं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष कोर्ट ने PTI प्रत्याशी के नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को पलटते हुए टिप्पणी की हुई है। अब पाकिस्तान है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनकी सीमा लगती है पाकिस्तान से। देखिए, जो खेल की खबरें रहती इसमें आप लोगों को खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, ये याद रखना होता है, ठीक है। और क्रिकेट को तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। ILT20 में गल्फ जॉइंट्स की बारिश पर बड़ी जीत हुई है। मुलानी के 5 विकेट भारत ए ने इंग्लैंड लॉयंस से जीती सीरीज। विनेश फोगाट ने वापसी पर जीता स्वर्ण पदक, अच्छी बात है। पैरा निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन खतरे में है। भारतीय पैरालंपिक समिति को समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण। पैरालंपिक कहने का मतलब होता है, या पैरा का मतलब होता है जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं ना, वो भाग लेते हैं इसमें। भारत ने पाकिस्तान को हराया डेविस कप टीम में। डेविस कप में PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है।
सांस्कृतिक उत्सव है पुस्तक मेले। पुस्तकों से लगाव रखिए, मैं कह रहा हूँ। एक तरफा प्यार करिए किताबों से। अगर वो बोरिंग भी लग रही हैं तो उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए। जेई मेन के लिए आवेदन शुरू 2 मार्च तक कर सकेंगे आप लोग आवेदन। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मिला विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा। 1869 में आज ही ऑस्ट्रेलिया की ड्रोनोली से 9 मील उत्तर पश्चिम में विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा मिला था और इसे वेलकम एक्सटेंजन नाम दिया गया। खनिक जॉन डिसन और रिचर्ड ओट्स ने इसे खोजा था। परिशोधित करने के बाद इसका वजन 71.081 किलोग्राम पाया गया था। दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक विकसित किया गया था 1909 में। आप देखें आज ही बेल्जियम के रासायनिक लियो बैकलैंड ने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की एक बैठक में सिंथेटिक प्लास्टिक बैकेलाइट के आविष्कार की घोषणा की थी। इसके बाद बैकलाइट का विद्युत उपकरणों, टेलीफोनों के साथ साथ खिलौनों, ऑटो पार्ट्स और कई घरेलू वस्तुओं में उपयोग होने लगा था। आज़ादी दिलाने में अच्युत पटवर्धन ने निभाई थी अहम भूमिका। अच्युत पटवर्धन का जन्म आप देखिए 1905 में आज ही पश्चिमी भारत के अहमदनगर में हुआ था। कैरियर की शुरुआत 1932 में अध्यापन से की। बाद में गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार जेल भी गए। देश स्वतंत्र होने के बाद समाजवादी विचारों से आकर्षित होकर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1950 में राजनीति को अलविदा कहकर समाज सेवा में जुड़ गए। 5 अगस्त 1992 को उनकी डेथ हो गई थी। नववर्ष की तैयारी, पानी के नीचे लाइन डांस। ये मलेशिया के आप देखिए कुलालमपुर में चीनी चंद्रबरस समारोह में के उपलक्ष्य में KLC एक्वेरियम में पानी के नीचे लाइन डांस करते गोताखोर। इस वर्ष आप देखिए 10 फरवरी को चीनी नववर्ष मनाया जाएगा। इस वर्ष राशि का प्रतीक ड्रैगन है जो सौभाग्य, शक्ति और स्वास्थ्य और पुरुष तत्व यांग का प्रतिनिधित्व करता है। चीन के चंद्र राशि का वर्ष किसी न किसी जीव के नाम पर होता है। अतिरिक्त अंगुलियां होने का सामने आया राज। मैक्स नामक एक विशिष्ट जीन में म्यूटेशन को पाया गया इस जन्मजात विकार का कारण, और इस विकार से मस्तिष्क के विकास का भी संबंध होता है। ऐसे विकारों से बचने के मिल सकता है उपाय, ये भी बताया जा रहा है। तनाव को खतरा समझने वालों को स्वास्थ्य संबंधी अधिक समस्या है, यह अनुसंधान कह रहा है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आप देखते हैं तनाव में आ जाते हैं, और मुझे लगता है तनाव, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन ये ज़्यादा सोचने से और किसी समस्या को बार बार सोचने से ही होता है। आंत के कैंसर की वैक्सीन के ट्रायल के मुख्य अन्वेषक बने भारतवंशी डॉक्टर, ब्रिटिश भारतीय डॉक्टर हैं ये। रॉयल सरे NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की सलाहकार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर टोनी ढिल्लो ने परीक्षण का विचार प्रस्तावित किया और वैक्सीन विकसित करने के लिए पिछले 4 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर टिम प्राइस के साथ काम कर रहे हैं। महिलाओं को अधिक महसूस होता है दर्द। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के मस्तिष्क में होता है विशिष्ट बदलाव। इससे पुरुषों की तुलना में अधिक सिर दर्द से पीड़ित होती हैं महिलाएं। ये भी आप देख रहे हैं, अनुसंधान कह रहा है। 50 साल से खाली है घर, लगता है रुक गया समय। ये लंदन में कई घर आपको अनोखे मिल जाएंगे, कुछ नहीं तो कुछ किसी घर में अनोखा कमरा, तहखाना, रस्मी सुरंग जैसा कुछ होगा। लेकिन इंग्लैंड में रेड ड्रेस मैनोर नाम का घर ऐसा है जिसमें 50 सालों से कोई नहीं रह रहा है। इस घर में हर चीज ऐसी रखी हुई है जिसे मालकिन कुछ ही देर में वापस आने वाली है। 1970 के दशक तक यह प्रॉपर्टी एक परिवार का घर थी और यह घर कैलकार्ट हॉल के नाम से जाना जाता है। घर की मालकिन एलन जॉन्स के गुजरने के बाद यह हर चीज दशकों से वैसी ही पड़ी वैसी रखी हुई है। अब यहाँ लोग इस घर को देखने के लिए आते हैं। ये मूवियों से जुड़ी है खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। कुछ और सुधार किया जा सकता है इन क्लासों में तो आप लोग बताइएगा, जरूर सुझाव जरूर दीजिएगा। ये बहुत समय से मांग थी। तो जो करंट की खबरें रहा करेंगी, न्यूज रहेगी, वो हम लोग सुबह डिस्कस कर लिया करेंगे और शाम के 6 बजे आपकी एडिटोरियल्स वाली क्लास आएगी।
और इसमें दैनिक जागरण के एडिटोरियल संपादकीय पाठ तो रहेगा ही, साथ में जो मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी और न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एडिटोरियल है, तो उसे भी हम लोग शामिल कर लिया करेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करिए आप लोग, और अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहिए डेली। ठीक है, धन्यवाद।